Hello dear student, my name is Siddharth and I welcome you on AEC YouTube platform. आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की IQ सीरीज चल रही है और IQ सीरीज मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो कि आपकी अपकमिंग जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जामिनेशन है उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हेल्पफुल होंगे। नाउ अब मैंने अभी तक आपको इफेक्टिव स्ट्रेस तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब उसी के आगे और कंटिन्यू करें हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। नाउ इन क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है और वो बेसिक अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे अपनी एई और जेई की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर भोपाल से। बोर्ड पे आपको नंबर दिया है, अगर आपको कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या क्वेरी की जरूरत है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस जो हैं वो दोनों मीडियम में रहेंगे आपके, इंग्लिश एंड हिंदी एंड रिस्पेक्टिव ब्रांच सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन से। ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज एईसी प्लस एई जेई लाइव कोचिंग। और इस ऐप का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे लाइव बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा उस रिस्पेक्टिव क्लास का। आपको रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाते हैं इसमें और साथ ही साथ आपको फ्री में मटेरियल जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस ऐप को डाउनलोड कैसे करें, तो जो आपको स्कैन कोड दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, आप चाहे तो इन स्कैन कोड के थ्रू भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मान लो आप स्कैन कोड नहीं आप स्कैन कर पाते तो आप डायरेक्टली नेम को भी सर्च करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आवर क्वेश्चन। नाउ पहला क्वेश्चन जो है, अब हम परमेबिलिटी पे बढ़ गए हैं तो अब हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है इसमें, दिस इज अबाउट द डार्सी लॉ। क्वेश्चन में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ फॉर द फ्लो थ्रू द पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि डार्सी ने क्या बोला था। डार्सी लॉ ये है कि अगर मान लो आपकी किसी पोरस मीडियम से पानी का फ्लो हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, प्रोवाइडेड फ्लो कैसा हो, लैमिनार फ्लो हो, स्टडी फ्लो हो और किस सॉइल में हो, सैचुरेटेड सॉइल में हो। On the basis of this assumption, this V is directly proportional to hydraulic gradient. अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को अलग करूं तो हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर विच इज पासिंग थ्रू, और यू कैन से एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, वेयर k is called the coefficient of permeability. This is called the coefficient of permeability. और एक और चीज उन्होंने ये बोली थी कि आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन 1 एंड फ्लो जो है वो लेमिनार है, दैट मींस कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपका डार्सी लॉ वैलिड नहीं है। ये जो वेलोसिटी है दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। रीजन इज दैट कि हमने इस वेलोसिटी में टोटल एरिया को कंसीडर किया है। एक्चुअल में हमको जो पानी फ्लो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पोर्स के थ्रू हो रहा है। तो अगर हम पोर्स वाली एरिया को कंसीडर करें तो हमें मिलती है एक और नई वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं सीपेज वेलोसिटी। और सीपेज वेलोसिटी रिलेट है डार्सी वेलोसिटी से बाय एवरेज वेलोसिटी अपॉन में पोरोसिटी। इसका मतलब अगर मैं इसी डार्सी वेलोसिटी को पोरोसिटी से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी, एंड दिस सीपेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस एवरेज वेलोसिटी। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको या ब्रीफली मैंने आपको जस्ट रिकॉल करवा दिया पूरा का पूरा डार्सी लॉ। सो अब आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ फ्लो थ्रू पोरस मीडियम वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आपका कितना हेड लॉस हुआ है करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ फ्लो। या अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हेड लॉस या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब क्या है। वेट अ सेकेंड, लेट अस टेक एग्जांपल कि मान लो ये आपके पास वाटर है और से दिस इज द सॉइल मास एंड सॉइल मास के अंदर लेट अस सपोज से हियर एंट्री पॉइंट एंड लेट अस सपोज से दिस इज द एग्जिट पॉइंट। मैंने आपको दो पीजोमीटर लगा के दिखाई है। पीजोमीटर जो मैंने इंसर्ट किया है लेट अस सपोज से
we are considering 2 points A and B. Okay, right? Now L is the length of this soil mass. L is the length of this soil mass, and let us take these are the soil particles. So we can take this yellow color. तो कुछ मैं आपको यहाँ पे सॉइल के कुछ पार्टिकल्स बना दे रहा हूँ। डायग्राम स्केल पे नहीं है, आप लोग इसको अवॉइड कीजिए डायग्रामेटिकली। मैं जस्ट चीज़ों को समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम दिया हूँ। So let us suppose this is the soil mass, right? अब डार्सी ने ये बोला था कि लेट अस सपोज से कि अगर आपका वाटर इस सॉइल मास के थ्रू फ्लो करेगा, L is the length of this soil mass, L is the length of the soil mass। तो जब वाटर फ्लो कर रहा है इस सॉइल के अंदर, तो पानी इन पोर्स के थ्रू जा रहा है इस तरीके से, और जब पोर्स के थ्रू पानी ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे इन दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा, और रेजिस्टेंस क्या करेगा कि आपकी एनर्जी का लॉस करवाएगा। लेट अस सपोज से इस वाले एज पे या एंट्री पॉइंट पे जो आपके पास पानी के पास टोटल एनर्जी है वो मान लिया जाए H1 एनर्जी है। दिस इज द टोटल एनर्जी H1, या इसको हम बोल सकते हैं टोटल हेड ऑफ द वाटर से H1। बट जब पानी रेजिस्टिव मीडियम से फ्लो करेगा तो ये जो सॉलिड है उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएंगे जिससे कि पानी की एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। और नाउ अब जब एग्जिट पॉइंट पे पानी निकला तो उसके पास जो टोटल एनर्जी बची हुई है आफ्टर द लॉसेस, दैट इज द H2। और H2 वो एनर्जी है आपके पानी की जो कि आपकी बच रही है कब, जब आपका पानी जो है इस मीडियम के थ्रू क्या किया, ट्रेवल किया। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी कितनी थी H1, बच कितनी गई एग्जिट पे H2। किस वाले मीडियम से या किस वाले मीडियम से पास किया, L लेंथ मीडियम से। सो वी कैन से दिस H1 माइनस H2, दिस इज द टोटल लॉस। इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ द वाटर और द एनर्जी लॉस ऑफ द वाटर। अगर मैं इसी लॉस को डिवाइड कर दूं लेंथ ऑफ द फ्लो, अब चूंकि सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने इसको कर्वेचर लेंथ को स्ट्रेट लेंथ मान लिया है, एक्चुअल में आपको ये एल डैश लेनी पड़ेगी जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क की है। तो अगर एच एल को एल डैश से डिवाइड करोगे देन इट इज द एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, बट एल डैश की वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे सॉइल के पोर्स के अंदर। तो एवरेज वैल्यू हम कंसीडर करते हैं एल, और यहां से अगर हेड लॉस को डिवाइड कर दूं बाय लेंथ ऑफ द फ्लो से, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और इसी पे बेस्ड हुआ आपका क्वेश्चन था कि वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। ये छोटा सा डायग्राम आप लोग याद रखना, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ए क्वेश्चन इज गिवन ऑन द आइसोट्रोपिक, मींस आपसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में आपको परमेबिलिटी दे रखी है, और इक्विवेलेंट जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन है उसकी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन में आपको दिया है क्या कि इस soil mass having the coefficient of permeability in horizontal and vertical direction are respectively, values are kx की वैल्यू है आपके पास, जैसे सपोज से दिस इज द kx एंड दिस इज द ky। तो क्या दिया हुआ है, soil mass coefficient of horizontal permeability was given as 9.9 into 10 raised to the power of -7, 9 into 10 raised to the power of -7 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, एक चीज और मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन से एक और चीज बताना चाह रहा हूं। क्या आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इसकी क्या यूनिट रहेगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की? वेलोसिटी अपॉन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो आपका मीटर अपॉन में मीटर, क्योंकि हेड भी आप मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ भी आपकी मीटर में, मतलब डायमेंशन लेंथ। तो वेलोसिटी की जो आपकी यूनिट रहेगी वही आपकी किसकी रहेगी, परमेबिलिटी की। दैट मींस की परमेबिलिटी को भी आप बोल सकते हो इट इज द डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट ना। दैट मीन्स की जो वेलोसिटी की आपकी यूनिट है वही आपकी ऐसा यूनिट है किसकी, परमेबिलिटी की। बट ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इसका कि परमेबिलिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। टाइम के इंडिपेंडेंट होती है परमेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग जब आएंगे तब डिस्कस करेंगे, आज प्रॉपर्ली न्यूमेरिकल है सारे के सारे, मैं धीरे धीरे इसके ऊपर आऊंगा। तो यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया, दिस इज द सेंटीमीटर पर सेकंड। केवाई की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप जानते हो कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म या इक्विवेलेंट परमेबिलिटी चाहिए तो ये तो 2 डायमेंशन में है, तो 2 डायमेंशन में कितनी निकल के आएगी, kx × ky, और इसका क्या ले लोगे आप, उसकी पावर में 1/2। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशन में है तो आपका क्या निकल के आएगा, इट इज द क्यूब रूट ऑफ kx ky और kz। अगर आपका n डायमेंशन में तो क्या निकल के आएगा,
nth डायमेंशन में k1 into k2 into k2 up to n raised to the power of nth power, that is the 1 by n. This is for 2-dimensional and this is for 3-dimensional, that is called the equivalent permeability. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप मुझे इक्विवेलेंट परमेबिलिटी बता दो। तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, दिस के इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 9, और मैंने 10 की पावर -7 को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो मल्टीप्लाइड विथ दिस 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -40, इसको कॉमन निकालेंगे, सो 10 की पावर में -7 क्यूब रूट के बाहर, 9 चौको 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6, सो के इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 into 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 डायमेंशन में आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 6 into 10 raised to the power of -7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, ये आपकी इक्विवेलेंट परमेबिलिटी निकल के आई सॉइल मास के अंदर, राइट? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज ए होमोजेनस सॉइल डिपॉजिट। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगानी पड़ेगी, और लॉजिकल रीजनिंग लगाने के लिए पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम बना दे रहा हूं। अब आपको इसमें पहले kx ky निकालना है, और दोनों का आपको निकालना है इसमें रेशियो, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है आपका। तो लेट अस सपोज से क्या गिवन है, ए नॉन होमोजेनस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ ए सिल्ट लेयर सैंडविच। तो सिल्ट लेयर जो है वो सैंडविच है, फाइन सैंड लेयर एट द टॉप, मतलब सैंड लेयर आपकी ऊपर है और नीचे है आपकी क्ले लेयर। तो क्ले और सैंड के बीच में आपका सिल्ट है, यही लिखा है, नॉन होमोजेनस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ सिल्ट लेयर सैंडविच बिटवीन दी फाइन सैंड एट द टॉप, क्ले एट द बॉटम। नाउ अब मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज से हाइट है इसकी Z1, इसकी हाइट है Z2, इसकी हाइट है Z3, इसकी परमेबिलिटी लेट अस सपोज से K1, इसकी परमेबिलिटी लेट अस सपोज से K2, इसकी परमेबिलिटी लेट अस सपोज से K3। अब देखो क्वेश्चन ने अब क्या दिया है, परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर, परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर। तो पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि K2 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ क्या निकल के आ रहा है, K3। ये मतलब है the permeability of the silt layer 10 times the permeability of the clay layer। silt layer की permeability K2 जो कि 10 गुनी है permeability of आपकी clay layer की, और साथ ही साथ एक और डेटा दिया है, and 1/10 of the permeability of the sand layer। किसकी permeability 1/10 है, it is the 1/10 of the permeability of sand layer। we can say K2 will be also equal to 1/10 of K1, 1/10 of K1 लिख सकते हैं हम इसको। अब सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि आप जो है सारी वैल्यूज को चाहो तो K2 में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि K2 तो K2 ही है। तो एक बार और देख लेते, परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर इज 10 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द क्ले लेयर, ठीक है, एंड दिस परमेबिलिटी ऑफ द सिल्ट लेयर K2 इज 1/10 ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड लेयर व्हिच इज K1, राइट? नाउ यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम सारी टर्म्स को K2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो K1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इट इज द 10 टाइम्स ऑफ K2। तो अगर मैं K2 के फॉर्म में लिखूं, इट इज द 10 टाइम्स ऑफ K2, K2 तो K2 है, और K3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द K2/10। रीजन इज दैट कि मैंने एक ही ऑर्डर में इनको सबको अरेंज कर लिया, ठीक। इसके बाद अब इसने बताया है आपको रिलेशन इनकी डेप्थ के बीच में। तो नेक्स्ट रिलेशन है आपका डेप्थ के रिलेशन में क्या दिया है, अब थिकनेस बोल रहा है इसमें, थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर क्या है, थिकनेस ऑफ द सिल्ट लेयर दिस इज द Z2 इज द 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर। तो बोल रहा है Z2 जो है वो 2 टाइम्स है Z1 के, ठीक बात है। एंड जो Z2 है एक और कंडीशन दी है, एंड इट इज द 2 टाइम्स ऑफ द सैंड लेयर एंड इट इज द 2/3 ऑफ थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर। तो 2/3 है आपका Z3 के, ठीक। ये थिकनेस के बारे में दिया है, और आपसे पूछा है कि kx और ky की वैल्यू बता दो, और उनका रेशियो पूछा है। एक्चुअली रेशियो बताना है आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब kx ky निकालो पहले, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी निकालो, और उसके बाद दोनों का रेशियो निकालो। तो अगेन मैं यहाँ पे Z1 और Z3 को Z2 के टर्म्स में लिख रहा हूँ।
तो Z1 को मैं लिख सकता हूं यहां से इन टर्म्स ऑफ Z2, Z1 इक्वल टू Z2 बाय 2 और Z3 will be equal to in terms of Z2, Z3 will be equal to how much? It should be 3 by 2 of Z3, 3 by 2 of Z2, sorry, Z2. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो Z1 है, this is equal to how much? Z2 by 2, Z2 तो Z2 ही है और Z3 will be equal to 1.5 और 3 by 2 of Z2. अब देखो मैंने सारी टर्म्स को सेकंड वाली लेयर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। ये मेरा डायग्राम आ गया, दिस इज माय डायग्राम, राइट। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी। कैसे निकालें? आप जानते हैं अगर आपको हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी चाहिए है तो हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी दैट इज द kx या kh, इट इज द समेशन ऑफ ki zi डिवाइड में समेशन ऑफ zi, वेयर i इज वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड जो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में परमेबिलिटी देगा दैट इज द kv, इट इज द समेशन ऑफ zi डिवाइड में समेशन ऑफ zy k I, and I is varies from again 1 to n. Now horizontal permeability क्या हो जाएगी, तीन लेयर है तो K1 H1 K2 H2 K3 H3 डिवाइड में सॉरी Z1, एक्चुअली H नहीं, इट इज दी Z ना, Z लिखा हुआ मतलब हाइट लिखी हुई है, तो K1 Z1 K2 Z2 K3 Z3, Z1 Z2 Z3। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में परमेबिलिटी कितनी आ जाएगी? K1 की वैल्यू जरा देखो कितनी है, K1 की वैल्यू है हमारी 10 टाइम्स ऑफ K2 और हाइट इसकी कितनी है Z2 by 2, तो 10 टाइम्स ऑफ K2 Z2 by 2, ये तो एज इट इज है K2 और Z2। K3 की वैल्यू कितनी है? K3 की वैल्यू है 1.5 Z2 एंड K2 by 10, राइट। तो K2 by 10 और ये है आपकी 3 by 2 Z2। सिमिलरली नीचे आपका कितना आ जाएगा, Z1 इज Z2 by 2 प्लस Z2 तो Z2 है प्लस Z3 आपका 3 by 2, Z2 निकल के आएगा, सारे Z2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली ऊपर से बचेगा आपका क्या, K2। तो KH की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैलसी से तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी K हॉरिजॉन्टल की, इट इज कम्स आउट टू बी 2.05 K2, दिस वैल्यू विल बी कम्स आउट टू बी 2.05 K2। तो ये तो आपकी किस में आ गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई, राइट। अब सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इसमें आपका Z1 Z2 प्लस Z3, तो Z1 तो आपका कितना है Z2 by 2 प्लस Z2 Z2 ही है प्लस Z3 कितना है 3 by 2 या 1.5 Z2 भी लिख सकते हो आप, डिवाइड में 0.5 Z2 और K2 की वैल्यू कितनी है, इट इज सॉरी K1 की वैल्यू कितनी है 10 ऑफ K2 प्लस Z2 by K2 प्लस 1.5 Z2 by K3 वैल्यू इज K2 by 10। अब आप इसको वापस से सॉल्व करो, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, तो केवी वैल्यू या के वर्टिकल डायरेक्शन में वैल्यू निकल के आएगी 0.1869, 0.1869 K2। तो मैंने एक ही टर्म्स में सारी चीजें ले ली K2 के टर्म्स में। अब 2.05 is the K2 and 0.1869 is the K2, so now I can calculate the relation the ratio between the K horizontal, ये बोला है horizontal vertical permeability का ratio, so KH by KV it is a 2.05 of K2 divided by 0.1869 K2, this K2 will be cancelled, this K2 will be cancelled and I will got the answer as 10.96, so approximately 10.96 इसका आंसर निकल के आएगा। एक्चुअली इट इज द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन
फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है आपका, द रेशियो विल बी दी 10.96। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, आपको बनने चाहिए। समटाइम्स द क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी आस्क सम दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आल्सो, राइट? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। जो बच्चे अपनी एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनके प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग लाए हैं अभ्यास बैच। और अभ्यास बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम दी 5th ऑफ दिसंबर से। जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए अभी भी अभ्यास बैच को। अभी भी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम है। अगर आप लेट होते हैं तो आप मेंस में अपनी सक्सेस इंश्योर नहीं कर पाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अभ्यास बैच। ऑफलाइन आप ऑनलाइन दोनों मोड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी बिफोर द मेन एग्जामिनेशन, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में है, ये उसकी रिस्पेक्टिव फीस है। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसमें मेनली आपकी जो स्किल राइटिंग स्किल है उस पर इंप्रूवमेंट, प्लस डेली आपके लिए जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो आपको दिए जाते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिसमें आपके 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हैं मेंस के लिए 2022 के लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 25 दिसंबर को, यहाँ पे पहला टेस्ट हो चुका है। दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। फीचर्स इसके ये हैं कि आपको 10 सब्जेक्ट वाइज मतलब 10 टोटल टेस्ट, जिसमें 5 सब्जेक्टिव एंड 5 फुल्ली टेस्ट हैं। और जो इसका टेस्ट के बाद तुरंत इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, प्लस इसकी जो कॉपी रहती है, जो एक्चुअल कॉपी आएगी आपके एसएससी के अंदर, उस पे ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। ये उसकी आपको फीस दे रखी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अनाउंसमेंट, कि अब जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और जिनको पीडीएफ चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जुड़ सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल से बाय सिंपली सर्चिंग द नेम AEC FYT डिस्कशन चैनल। ये लिंक आपको बोर्ड पे भी दे रखी है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मेंशन है। आप डायरेक्टली इसको क्लिक करें और हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। पीडीएफ भी आपको उसी चैनल के ऊपर से मिल जाएगी कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो उसी चैनल पे। अब मैं इस सेशन को कर रहा हूं यहीं पे वाइंड अप, एंड कर रहा हूं। तो आई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए भी इसका एडवांटेज मिले। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।